इस तरीके का एक पॉलिटिकल स्टेज रचाने की क्या जरूरत है? रिस्पेक्ट करना चाहिए लॉ को। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जब मुख्यमंत्री थे, उन्हें एसआईटी ने बुलाया था तो वो सादगी के साथ गए थे और सामने सवालों का जवाब दिया था। ऐसे कांग्रेस क्यों कर रही? कांग्रेस कुछ नहीं करते। राहुल जी तो राहुल जी और सोनिया गांधी जी को डराना चाहती है ईडी को देकर, ईडी को सामने रखकर। तो राहुल जी जिस तारीख तय हुआ उस तारीख जा रहे हैं। तो इसमें ना डरने की, ना कानून को असम्मान करने की कोई मुद्दा है। और जिस शख्स ने ये बड़ी बड़ी ज्ञान बांट रहे हैं, उनको आज की जो ईडी साहब, उनको कहना चाहिए कि भाई बीजेपी पार्टी को दलाली करते हुए मुझे एमएलए पद मिले हैं, आप अगर मुझसे ज्यादा दलाली करोगे तो एमपी पद भी मिलने का नौबत आ सकते हैं। ये आज की तारीख के जो ईडी साहब है, उनको अगर वो ज्ञान दे तो बढ़िया रहेगी। और हमारे पार्टी के नेता जहां जाते हैं हम उनको साथ जाएंगे, इसमें हर्जा क्या है? हम तो वहां कोई आतंकवादी हमला करने नहीं जा रहे हैं। मैं तो हमारे नेता के साथ जाना चाहते हैं, वो भी शांतिपूर्ण ढंग से। हमारा नेता को खिलाफ और हमारे पार्टी के खिलाफ जो घिनौने साजिश हो रहे हैं, ये साजिश की चलते कभी महाभारत की जमाने की कोई केस भी सामने लाया जाएगा, ऐसा भी हो सकता। तो इसलिए हिंदुस्तान के आम लोगों को कुछ बताना तो पड़ेगा। तो फिर शांतिपूर्ण ढंग से हम जाएंगे। ये हमारा गांधीवादी पॉलिटिक्स हम करते हैं, वही करेंगे। इसमें हर्जा क्या है? इसमें उन्हीं ये शख्स को इतना क्यों मतलब चिंता हो रही है, मुझे पता नहीं। सर, प्रेसिडेंट हो चुका है कि कब से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, 15 जून से। इस बीच जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने मुलाकात कही कि कांग्रेस अध्यक्षा की तरफ से ये मैसेज है, शरद पवार से वो मिले और एक कैंडिडेट होना चाहिए, एक नाम पे कंसेंसस बननी चाहिए। डीएमके टीएमसी उद्धव ठाकरे तक से बात करने की बात की जा रही है। क्या माना जाए कि आप लोग एक संयुक्त उम्मीदवार उतारने की कवायद शुरू हो चुकी है? देखिए, पिछले बार भी ऐसा हुआ था। जब हमारे पिछले बार मतलब मीरा कुमार जी को जब हम चुनाव में उतारे थे, उस समय भी ऐसा हुआ था। ये तो परंपरा है कि विपक्ष मिलके महामहिम राष्ट्रपति जी की जो चुनाव होते हैं उसमें भाग लेते हैं। और विपक्ष में जो जो पार्टियां हैं, खासकर लाइक माइंडेड जो जो पार्टियां हैं, जो कहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ हम लड़ना चाहते हैं, लामबंद होना जरूरी है, जो समझते हैं, ये सब एक साथ मिलके अगर एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को सामने उतारे तो एक अच्छा संदेश जाएगी देश में कि हाँ, मोदी जी के खिलाफ सारे जो लाइक माइंडेड पार्टी हैं सारे लामबंद होते जा रहे हैं। और मैडम सोनिया गांधी जी ये चाहती है, वो ये सिर्फ एक बार नहीं, बार बार मैडम सोनिया गांधी जी इस बात को दोहराया भी है। तो ये तो होना चाहिए। और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सबके साथ उनका जान पहचान है, अच्छा रिश्ता भी है, संबंध है, सब उनको मानते भी हैं। तो मैडम सोनिया गांधी जी सही व्यक्ति को सही जगह पे नियुक्ति दिए हैं ये सारे काम करने के लिए। ये अच्छा है, ये जो प्रक्रिया, ये अच्छा प्रक्रिया मैं मानता हूँ, कांग्रेस पार्टी भी मानते हैं। सिर्फ पश्चिम बंगाल के उन्होंने कहा कि बंगाल के अंदर जो चीज चल रही है, कटाक्ष करते हुए कहा कि रूल ऑफ रूलर्स कैन नॉट बी दी रूल ऑफ लॉ। और ये भी कहा कि सबसे ज्यादा जो है अपराधों की संख्या पश्चिम बंगाल में है। हत्या के इरादे के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरीके से इसका मुकाबला कर सकती है और वही करेगी। देखिए, नड्डा साहब बहुत दिन के बाद घूमने गए थे बंगाल में, और जाके वो जरूर ये महसूस किया कि मैं तो हिंदुस्तान की बीजेपी पार्टी की प्रेसिडेंट हूँ, जेपी नड्डा, और बंगाल में बीजेपी
उसके लिए सामने खड़ा है बड़े गड्ढा। तो नड्डा के लिए बीजेपी के एक बड़े गड्ढा बंगाल में खड़े हुए हैं, बने हुए हैं। तो बीजेपी बंगाल में जरूर जा सकते, लेकिन मेरा कहना यह है कि सिर्फ बंगाल तो नहीं, बीजेपी की मतलब देखभाल करने के लिए नड्डा की जिम्मेवारी सिर्फ बंगाल नहीं, वो तो यूपी में भी जाते हैं। तो ये बताइए कि यूपी की जो हालत वो बंगाल से बेहतर है। मैं मानता हूँ बंगाल की हालत बुरी तरह दिन के दिन बदतर होते जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे पास। जरूर बंगाल दिन के दिन बदतर होते जा रहे हैं। मैं तो बंगाल में ये कहते हैं कि कोई देश, कोई प्रदेश अगर अधम बने तो इसका मतलब ये नहीं कि बंगाल उत्तम ना बने। यूपी अगर अधम बने इसका मतलब ये नहीं कि बंगाल उत्तम ना बने। दूसरी बात, नड्डा जी वहां जाके पार्टी को और अगले तारीख मतलब अगले दिन और चूस दुरुस्त करने के लिए ताकत बढ़ाने की सलाह दे रहे हैं, ये बिल्कुल उनकी जिम्मेवारी होते हैं। लेकिन ये मैं जरूर ये कह सकता हूं कि जिस उम्मीद के साथ बंगाल में बीजेपी पार्टी अपना शुरुआत की थी, ऐसा लोगों को लगा कि हाँ बीजेपी से कुछ होने वाला है, लेकिन आज बंगाल के आम लोगों को यह पता चल गया बीजेपी से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए बीजेपी पार्टी दिन पे दिन बंगाल में हंसिए पे जा रहे हैं। एक के बाद उनके पार्टी के बड़े बड़े एमपी वो भी पार्टी छोड़ के पलायन कर रहे हैं। तो इसमें जाहिर होता है स्पष्ट तरीके से कि बंगाल में बीजेपी पार्टी धीरे धीरे हंसिए पे जा रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे सर, राज्यसभा के आज चुनाव है, तकरीबन 10 सीटों पर जो है फैसला है, कई जगहों पर चुनाव है, राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा। क्रॉस वोटिंग की भी बातें आ रही हैं, कई कांग्रेस के विधायकों को वोट रद्द करने के लिए भी अपील की जा रही है, कंप्लेन की गई है। किस तरीके से देखते हैं, कितनी आश्वस्त है कांग्रेस? देखिए, मैं तो ये देखता हूं कि हमारे जो राज्यसभा, जिसको हम मैं कहते हैं कि हाउस ऑफ बिल्डर्स, ये अलग शोहरत है, अलग गरिमा है। बीजेपी पार्टी जिस ढंग से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका एक ही मकसद है कि किसी हालत में भी, चाहे इसके लिए जितना भी नीचे जाना जरूरी पड़ते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी हालत में हर संभव, हर मौके को फायदा उठाते हुए वो चाहते हैं कि राज्यसभा में बीजेपी पार्टी की एमपी को तादाद और बढ़े। और इसी के मद्देनजर चाहे शिकार की राजनीति ना करना पड़े तो उसमें को हिचकिचाएगा नहीं। तो इसलिए राज्यों में जहां जहां चुनाव होने की हालत पैदा हो गए हैं, वहां बीजेपी पार्टी अपने पैसा, अपने क्षमता को बेजा इस्तेमाल करते हुए ये एक शिकार की राजनीति कर रहे हैं, और इसके लिए ये क्रॉस वोटिंग की बात सामने आ रहे हैं। अगर ये होगा तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा मैं मानता हूं। बीजेपी पार्टी, उनको क्या चाहिए, कितना तक चाहिए और क्या क्या चीज मिलने से हमारे प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी खुश रहेंगे, इसका कोई अंदाजा मेरे पास नहीं है। लेकिन ये तो जरूर हम देख सकते हैं, आजमा भी रहे हैं कि जैसे कि लोकसभा में बहुमत की बाहुबली से जो मर्जी करने का उनको जो नापाक इरादे, उसका तो हम हर दिन उससे हम अवगत होते हैं। वो चाहते हैं ये बाहुबली का जो बहुमत की जो बाहुबली, ये बहुमत की बाहुबली लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी चालू हो जाए, क्योंकि किसी विपक्ष को कोई विरोध करने का कोई अवसर न बचे।